हेलो नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का अपना यूट्यूब चैनल एसपी ग्लोबल क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग जीके की 1000 सीरीज का महत्वपूर्ण 50 क्वेश्चन देखेंगे। दोस्तों, ये ये 50 क्वेश्चन आने वाली आगामी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफी महत्वपूर्ण है। आप लोग अपने प्रीवियस ईयर का सारे पेपर उठाकर देख लीजिएगा। ये जो क्वेश्चन है उसको देखकर ही आपको पता लग जाएगा कि क्वेश्चन अपने आप में कितना महत्वपूर्ण है। ये आने वाले बिहार दरोगा, एसएससी सीजीएल, एसएससी सीएचएसएल, बिहार पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा, बिहार टीचर भर्ती परीक्षा और बीपीएससी एवं अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफी उपयोगी है। इस सीरीज की वीडियो रोज अपलोड होते रहेगी और इसका डिटेल एनालिसिस हम लोग आज करेंगे। कहने को तो इसमें 50 क्वेश्चन आज डिस्कस हम लोग करेंगे, लेकिन मोर देन 50 क्वेश्चन हम लोग आज इस सीरीज में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, बिना देर करते हुए हम लोग आज का पहला क्वेश्चन पर चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, छठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में बिंबिसार कहाँ पर राज करता था? छठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में बिंबिसार जो है कहाँ पर राज करता था? तो दोस्तों, आप लोगों के सामने ये चार ऑप्शन है। पहला कौशल, दूसरा मगध, तीसरा अवंती, चौथा वत्स। तो ये चारों जो ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें से आप लोग अपने से क्वेश्चन का देखकर आंसर लगाएंगे और आप लोग अपने से एक बार कोशिश कीजिए और उसके बाद मैं इसका आंसर बताऊंगा। तो दोस्तों, आप लोग का समय चालू होता है। आप लोग अपने से देखें एक बार, उसके बाद मैं इसका आंसर बताऊंगा। तो दोस्तों, आप लोग को दिया हुआ समय खत्म होता है और इस पहले क्वेश्चन का आंसर मगध होगा। छठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में बिंबिसार मगध पर राज्य करता था। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि बिंबिसार जो है मगध की गद्दी पर 544 ईस्वी में बैठा था और बिंबिसार जो था ये हर्यक वंश से संबंधित था। दोस्तों, ये बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, बिंबिसार किस किस वंश से संबंधित है? तो बिंबिसार हर्यक वंश से संबंधित है और ये 544 ईस्वी पूर्व में मगध की राजगद्दी पर बैठा था और इसकी राजधानी राजगृह थी। बिंबिसार मगध की राजगद्दी पर बैठा 544 ईस्वी पूर्व में और इसकी राजधानी राजगीर। तो इसका आंसर फर्स्ट का बी हो जाएगा। आइए अब हम लोग दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, होम रूल मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह घोषणा किसने की थी? होम रूल मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह घोषणा किसने की थी? तो आप लोग अपने से कोशिश कीजिए, उसके बाद मैं इसका आंसर बता रहा हूँ। तो होम रूल मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह घोषणा बाल गंगाधर तिलक जी ने की थी। बाल बाल गंगाधर तिलक जी, इनको शॉर्ट फॉर्म में बीजी तिलक भी कहा जाता है। यह यह जो वाक्य उन्होंने बोला था, ये 1885 में पूना इंग्लिश स्कूल के स्थापना जब की थी, तो ये बोला था। ये स्वतंत्रता संग्राम के समय में ये महत्वपूर्ण स्लोगन था। इसको स्लोगन भी कहा जाता है। और बाल गंगाधर तिलक जी ने दो पत्रिकाओं का, दो महत्वपूर्ण समाचार पत्रों का संपादन भी किया करते थे। पहला का नाम केसरी है और दूसरे का नाम मराठा है। तो केसरी और मराठा जो दो संपादन किया जाता था दो समाचार पत्रिकाओं का, ये हमारे बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा किया जाता था। तो इसका दूसरा का आंसर सी हो जाएगा। अब हम लोग अपने आगे के क्वेश्चन पर चलते हैं। आगे क्वेश्चन है, गांधी जी ने किस वर्ष दांडी यात्रा शुरू की? गांधी जी ने किस वर्ष दांडी यात्रा शुरू की? तो गांधी जी ने 1930 में दांडी यात्रा शुरू की थी। गांधी जी ने 1930 ईस्वी में गांधी यात्रा शुरू की थी। ये यह यात्रा साबरमती आश्रम से अपने 79 सहयोग साथियों के साथ इन्होंने दांडी के लिए प्रस्थान किया। 79 अपने सहपाठियों के साथ शुरुआत किया और सबसे पहले ये इसका अगर एग्जैक्ट हम लोग डेट की बात करेंगे
तो 12 मार्च 1930 को दांडी यात्रा साबरमती आश्रम से शुरू करके 6 अप्रैल 1930 को दांडी नामक स्थान पर दांडी नामक स्थान जो समुद्री तट था वहां पर पहुंचकर इन्होंने नमक बनाने का कानून तोड़ा था। तो दोस्तों हम लोग ये क्वेश्चन आप लोग जो देख रहे हैं, देखिए ये क्वेश्चन का स्टैंडर्ड देखिए, ये क्वेश्चन बहुत बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा गया क्वेश्चन है। इसलिए ये जितने भी 50 में क्वेश्चन बता रहा हूं दोस्तों, ये आप लोग इसको बार बार रिवीजन कीजिए और ये क्वेश्चन देखिए। इसमें से आप लोग देखिए कि कितना क्वेश्चन आप लोग कर पाते हैं। एक कॉपी ले लीजिए और पेन लेकर आप अपने से भी टिक लगाते चलिए कि कितना क्वेश्चन हम लोगों ने सही किया है। चौथा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में हुई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में हुई थी। अब यहाँ पर बात उठता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना ईओ हुम के द्वारा की गई थी, जिनका पूरा नाम एलन ऑक्टावियन हुम, जो एक अंग्रेज थे और इन्होंने 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है, सीमांत गांधी किसे कहा जाता है? सीमांत गांधी किसे कहा जाता है? तो सीमांत गांधी ये खान अब्दुल गफ्फार खान जी को सीमांत गांधी कहा जाता है। खान खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी कहा जाता है। ठीक है। इन्होंने खान अब्दुल गफ्फार खान जी ने एक और बहुत ही महत्वपूर्ण संगठन का निर्माण किया था, जिसे खुदाई खिदमतगार कहा जाता है। ये भी क्वेश्चन बहुत बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा गया है। सीमांत गांधी ये एक इनका नाम हो गया और ये खान अब्दुल गफ्फार खान जी को सीमांत गांधी कहा जाता है और एक इनके द्वारा 1929 में ये संगठन स्थापित किया गया था, जिसका नाम खुदाई खिदमतगार था। तो हम लोग आगे की ओर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की प्रकृति कैसे थी? सिंधु घाटी सभ्यता की प्रकृति, जैसा कि हम लोग जानते हैं, इसकी प्रकृति नगरीय सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। ठीक है। और सिंधु घाटी सभ्यता की जब नाम आती है तो इससे जुड़े हुए क्वेश्चन, जैसे कि हम लोग देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसने की थी? तो सिंधु घाटी सभ्यता की खोज दयाराम साहनी जी ने की थी। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज दयाराम साहनी जी ने की थी और 1921 ईस्वी में की थी। ठीक है। और यह एक नगरीय सभ्यता थी। ठीक है। तो हम लोग आगे की ओर चलेंगे। निम्नलिखित में से किस वर्ष को भारतीय स्वतंत्रता के प्रथम युद्ध तिथि माना जाता है? निम्नलिखित में से किस वर्ष को भारतीय स्वतंत्रता के प्रथम युद्ध की तिथि माना जाता है? तो दोस्तों आप लोग अपने से इसका आंसर लगाइए और मैं इसको बता रहा हूं। तो इसका आंसर सही जवाब है 1857 ईस्वी। ये दोस्तों हम लोग सभी जानते हैं 1857 ईस्वी में सबसे पहले इसी को भारतीय स्वतंत्रता की प्रथम तिथि माना जाता है, इसलिए क्योंकि बैरकपुर, जो कि अभी हाल फिलहाल में उत्तर प्रदेश में स्थित है, यहीं पर 34वीं नेटिव इन्फेंट्री में मंगल पांडे जी ने गाय और सुअर से बनी चर्बी युक्त कारतूसों का बहिष्कार किया और इसी बहिष्कार के लिए उन्होंने 1857 में आंदोलन किया था। यह एक बहुत बड़ा दोस्तों आंदोलन था। इसमें अंग्रेजों की नींव हिल गई थी। 1857 की क्रांति जब आप लोग पढ़िएगा, मैं इसका एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा 1897 पर, एक एकदम पीपीटी प्रेजेंटेशन, एक बहुत महत्वपूर्ण, जिसमें उससे कहीं क्वेश्चन आगे नहीं जाएगा। आज हम लोग इतना ही सिर्फ जानेंगे 1857 ईस्वी में किया था। और यह हालांकि विद्रोह यह जो है ये पूरा सफल नहीं हो पाया, क्योंकि उस समय सभी एक एक जो संगठन बोला जाता है, ये संगठन नहीं था। सभी लोग अलग अलग जगहों से विद्रोह का नेतृत्व किया था, इसलिए ये विद्रोह सफल तो उतना नहीं हो पाया। लेकिन इसकी तिथि 1857 ईस्वी को माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर
जैन धर्म के पहले तीर्थंकर कौन थे? तो जैन धर्म के पहले तीर्थंकर ऋषभ देव जी थे। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव जी थे। और इसी से एक और महत्वपूर्ण क्वेश्चन आता है, जो कि जैन धर्म के सबसे अंतिम तीर्थंकर कौन है? जैन धर्म के प्रथम तो हो गए ऋषभ देव जी, और अंतिम हो गए, अंतिम यानी कि 24वें तीर्थंकर कौन थे? महावीर स्वामी थे। और पहले ऋषभ देव जी थे। और अगर एक 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 पीछे घस के गए हम लोग, तो 23वें तीर्थंकर जो थे वो पार्श्वनाथ थे। एक स्टेप पीछे आने के बाद हम लोग देखेंगे कि 23वें तीर्थंकर जो थे वो पार्श्वनाथ जी थे। तो हम लोग यहाँ पर तीन क्वेश्चन लिख लिए। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव जी थे। दूसरे दूसरे जो अंतिम तीर्थंकर इसके हुए, दूसरा क्वेश्चन जो अंतिम तीर्थंकर जो 24वें तीर्थंकर हुए वो महावीर स्वामी जी हुए। और 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ जी थे। और हम लोग आगे क्वेश्चन पे चले। मौर्य वंश में सबसे अंतिम शासक कौन था? तो मौर्य वंश का सबसे अंतिम शासक दोस्तों ये बृहद्रथ जी थे। मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहद्रथ जी थे। और मौर्य वंश का संस्थापक अगर पूछा पूछा जाता है, जो कि बहुत बार पूछा गया है, मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? तो चंद्रगुप्त मौर्य था। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, गौतमीपुत्र सतकर्णी का संबंध किस राजवंश से था? तो गौतमीपुत्र सतकर्णी का संबंध जो था वो सातवाहन वंश से था। गौतमीपुत्र सतकर्णी का संबंध किस वंश से था? तो ये सातवाहन वंश से था। तो गौतमीपुत्र सातकर्णी जो थे, ये सातवाहन वंश की स्थापना 60 ईस्वी पूर्व में किया गया था, जिसमें इसकी आंध्र प्रदेश के औरंगाबाद जिले में सातवाहन वंश की स्थापना की गई थी। इस वंश के प्रमुख प्रतापी शासकों का नाम सिमु, सातकर्णी, गौतमीपुत्र सातकर्णी और वशिष्ठ पुत्र इत्यादि थे। तो ये सातवाहन वंश से कुछ संबंधित राजा जो थे, जो प्रतापी राजा थे, उन लोगों का नाम हो गया। अब हम लोग आगे की तरफ देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित में से कौन मौर्य शासक अशोक की रानी थी? निम्नलिखित में से कौन मौर्य शासक अशोक की रानी थी? निम्नलिखित में से कौन मौर्य शासक अशोक की रानी थी? तो ये कारुसाकी जो थी, ये मौर्य शासक अशोक जी की पत्नी थी। आगे हम लोग देखेंगे बौद्ध संगीति के बारे में। तो आगे क्वेश्चन है, चतुर्थ बौद्ध संगीति काउंसिल का आयोजन किसके शासन काल में हुआ था? चतुर्थ बौद्ध संगीति काउंसिल का आयोजन किसके शासन काल में हुआ? तो चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन जो है कनिष्क के शासन काल में हुआ था, जो कि कनिष्क का शासन काल में कुंडलवन कुंडलवन में हुआ। कुंडलवन जो आज में है, आज के डेट में वो कश्मीर में स्थित है। कुंडलवन जो है आज कश्मीर में स्थित है। यहीं पर चौथी बौद्ध संगीति प्रथम ईस्वी में हुई थी। इसमें ईस्वी में पूछता है। तो बौद्ध संगीतियां हम लोग को चार बौद्ध संगीतियां हुई थी। पहला प्रथम बौद्ध संगीति जो हुआ था वो राजगृह में हुआ था, जो अजात शत्रु जी के शासन काल में 483 ईस्वी पूर्व में किया गया था। देखिए दोस्तों, यहाँ से चार क्वेश्चन बन जाता है। यहाँ से चार क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बार बार परीक्षाओं में पूछा गया क्वेश्चन है। प्रथम जो है राजगृह में अजात शत्रु के शासन काल में 483 ईस्वी पूर्व में। द्वितीय वैशाली में कालाशोक के शासन में 383 ईस्वी पूर्व में। तृतीय बौद्ध संगीति पाटलिपुत्र में अशोक के शासन काल में 251 ईस्वी पूर्व में किया गया था। और चतुर्थ बौद्ध संगीति जो क्वेश्चन पूछा गया है, ये कनिष्क के शासन काल में प्रथम ईस्वी पूर्व में किया गया। अब हम लोग आगे क्वेश्चन देखेंगे। सत्यशोधक समाज के संस्थापक कौन थे? सत्यशोधक समाज के संस्थापक पहला दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, महात्मा गांधी और ज्योतिबा फुले। ये चार ऑप्शन है। इसमें से सही ऑप्शन सत्यशोधक समाज के स्थापना ज्योतिबा फुले जी ने किया था। और सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले जी ने किया था। भारत में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो भारत भारत में प्रथम
महिला विश्वविद्यालय की स्थापना डीडी कर्वे जी ने की। ये डीडी कर्वे जी ने प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी, जो महिलाओं के उत्थान के लिए स्कूल शुरू किया गया। ये 1916 में पुणे में महिलाओं के उत्थान के लिए शुरू किया गया था। ये अगर पूछ दे कि प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना 1916 में पुणे, जो महाराष्ट्र में स्थित है, उसमें किया गया था। अब आए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि है ऋग्वैदिक देवमंडल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता कौन है? तो ऋग्वैदिक देवमंडल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता जो है वो हम लोग इंद्र है। इसमें इसमें चार ऑप्शन है, इंद्र, मित्र, वरुण और अग्नि। इसमें तो ऋग्वैदिक देवमंडल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता हम लोग देख लिया, इंद्र भगवान जी थे। और क्वेश्चन नंबर 16 जाते हैं हम लोग। अनुलोम विवाह विवाह का वह प्रकार है जिसमें वधु वर के वर्ण से संबंधित होती थी। ये अनुलोम विवाह और प्रतिलोम विवाह, ये सारे विवाह के पहले प्रकार। तो अनुलोम विवाह जो है, अनुलोम विवाह जो है, इसमें विवाह वह प्रकार जिसमें वधु वर के वर्ण से, जो वर्ण होते हैं उसके वर्ण से भिन्न होती थी, इसी को हम लोग अनुलोम विवाह कहते हैं। और प्रतिलोम विवाह होता जो था, उसमें उच्च वर्ग से वधु होती थी और निम्न वर्ग से वर होता था। तो यहाँ दो प्रकार का विवाह हो गया, अनुलोम विवाह जिसमें वर उच्च वधु निम्न, और प्रतिलोम विवाह में जिसमें वधु उच्च और वर निम्न। तो अनुलोम विवाह और प्रतिलोम विवाह, ये दो प्रकार का विवाह जो था वर्ण के अनुसार हिंदू धर्म में प्रचलन है। और इसका सही उत्तर, इस क्वेश्चन का सही उत्तर निम्न है। इस क्वेश्चन का सही उत्तर निम्न होगा। अब हम लोग आगे की तरफ देखेंगे। पाणिनिकृत अष्टाध्यायी किससे संबंधित ग्रंथ? पाणिनिकृत अष्टाध्यायी किससे संबंधित ग्रंथ है? तो ये दोस्तों व्याकरण से संबंधित ग्रंथ। ये पाणिनिकृत अष्टाध्यायी जो ग्रंथ है, ये ये संबंधित ग्रंथ ये व्याकरण से है। तो ये संस्कृत भाषा व्याकरण की सबसे पहली पुस्तक थी। अष्टाध्यायी जो थी, संस्कृत भाषा व्याकरण की सबसे प्रथम पुस्तक थी, जिसको पाणिनि ने लिखा था। इसमें मौर्य वंश के पहले का इतिहास तथा मौर्य युग कालीन की राजनीतिक अर्थव्यवस्था की जानकारी भी इस पुस्तक से होती थी, अष्टाध्यायी पुस्तक से। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 18। मिर्च मृच्छकटिकम का लेखक कौन है? मृच्छकटिकम का लेखक कौन सा है? तो मृच्छकटिकम का लेखक हम लोग, इसका सही जवाब शूद्रक होगा। मृच्छकटिकम का लेखक कौन है? तो इसका शूद्रक होगा। ठीक है। और इसकी एक और, शूद्रक जी की एक अतिरिक्त कृति भी है, जिसे विभास दत्त के नाम से जाना जाता है। तो दो प्रकार की कृति उनके द्वारा हो गई, मृच्छकटिकम जो हो गए, इसका भी शूद्रक हो गए। और मृच्छकटिकम का अर्थ होता है, मृच्छकटिकम का अगर हम लोग अर्थ देखेंगे तो मृच्छकटिकम का अर्थ होता है मिट्टी की गाड़ी, मिट्टी की गाड़ी। और इसके लेखक शूद्रक हो गए। और इनके द्वारा एक अतिरिक्त ग्रंथ की रचना की गई थी, जिसे विभास दत्त भी कहा जाता है, जो कि क्वेश्चन में वही बहुत बार क्वेश्चन प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा गया है। अब हम लोग क्वेश्चन नेक्स्ट नंबर 19 पर आएंगे। त्रयी का अभिप्राय, त्रयी का अभिप्राय किससे है? तो त्रयी, त्रयी जो है, इसका अभिप्राय तीन वेदों से है। त्रयी का अभिप्राय जो है, ये तीन वेदों से है। ठीक है। तो वेदों की संख्या हम लोग जानते हैं कि जैसे कि वेद में चार वेद थे, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। इन चारों वेदों की, इन चारों वेदों को हम लोग संयुक्त रूप से संहिता कहा जाता है। ठीक है। इसमें से ऋग्वेद, यजुर्वेद एवं सामवेद को सम्मिलित संग्रह को वेद त्रयी कहा जाता था, इसीलिए इसे त्रयी कहा जाता है। इसमें ऋग्वेद, यजुर्वेद एवं सामवेद, यानी अथर्ववेद को छोड़कर जो तीनों का कॉम्बिनेशन बनता था, उसे हम लोग वेद त्रयी कहा था, वेद त्रयी कहा जाता है उसको।
तो ये क्वेश्चन देखकर आप लोग को लेवल देखकर आप लोग को पता चल रहा होगा कि ये क्वेश्चन कितनी बार ये सब क्वेश्चन रिपीट किए गए हैं। कई परीक्षाओं में ये सब क्वेश्चन रिपीट किया गया है। तो आप लोग को इसी तरह मैं रोज क्वेश्चन प्रोवाइड करते रहूंगा। आप लोग हमारे चैनल पर डेली करंट अफेयर और मैथ, रीजनिंग और आप लोग जो भी टॉपिक देंगे उस पर वीडियो चलता रहेगा। आप लोगों को कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। मैं यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट, इसकी कोई पैसा नहीं लगेगा। इसको कोई हम लोग हमारे द्वारा चार्ज नहीं किया जाएगा। और इसकी संपूर्ण पीडीएफ भी आप लोग अगर कहेंगे, कमेंट सेक्शन में कहेंगे, तो इसकी पीडीएफ भी हम प्रोवाइड टेलीग्राम चैनल पर अपने कर देंगे। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, किताब उल हिंद की रचना किसने की थी? या किताब उल हिंद किसकी रचना है? तो किताब उल हिंद ये जो है अल-बुर्नी की रचना है। किताब उल हिंद अल-बुर्नी की रचना है। तो अल-बुर्नी जो है मोहम्मद गजनवी के साथ भारत आया था। अल-बुर्नी जो है मोहम्मद गजनवी के साथ भारत आया था। अरब में ये जो पुस्तक है ये अरबी भाषा में लिखा गया था। किताब उल हिंद या इसी को ही एक और भाषा कहा जाता है तहकीके हिंद। ये किताबों हिंद या तहकीके हिंद, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है दोस्तों। ये किताब उल हिंद और तहकीके हिंद, जिसे हिंदी में इसको भारत की खोज कहा जाता है। ये किताब उल हिंद और तहकीके हिंद ये अरबी भाषा का शब्द हो गया और इसको हिंदी में भारत की खोज कहा जाता है। जो कि आज के इतिहास के इतिहासकार हैं, आज के जो इतिहासकार हैं उन लोगों के लिए पुस्तक काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे काफी सारी जानकारी का ये स्रोत है। तो हम लोग आगे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 है। क्वेश्चन नंबर 21 है, निम्नलिखित ग्रंथों में से अमीर खुसरो ने किसकी रचना की थी? अमीर खुसरो ने किसकी रचना की थी? तो ये नूर सिपहकार जो है इसकी रचना अमीर खुसरो ने की थी। अमीर खुसरो का मूल नाम मोहम्मद हसन था। हम लोग जानते हैं अमीर खुसरो जो थे उनका मूल नाम नूर हसन था, मोहम्मद हसन था। और इन्होंने नूर सिपहकार की ग्रंथ की स्थापना की। तो इससे हम लोग दो तीन क्वेश्चन देख लिए। अमीर खुसरो किसकी रचना है? अमीर खुसरो ने किसकी रचना की थी? तो नूर सिपहकार हो गया। और इनका मूल नाम भी पूछ लिया जाता है कि इनका मूल नाम मोहम्मद हसन हो गया। क्वेश्चन नंबर 22 हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 है, सूफीवाद किससे घनिष्ठतम संबंधित है? सूफीवाद किससे घनिष्ठतम संबंधित है? तो सूफीवाद है जो ये इस्लाम धर्म से इस्लाम धर्म से संबंधित है। सूफीवाद जो है इस्लाम धर्म से संबंधित है। तो सूफीवाद जो है इस्लाम धर्म के भीतर का ही एक सुधारवादी आंदोलन के रूप में ईरान से शुरू किया गया था। जो लोग सूफी संतों की शिष्यता ग्रहण करते थे उन्हें मुरीद कहा जाता था। और सूफी का अर्थ दोस्तों पवित्र होता है। सूफी का अर्थ पवित्र होता है। भारत में चिश्ती एवं सुहरावर्दी सिलसिले की जड़ें काफी उस समय मजबूत थी। तो हम लोग क्या देखे? सूफीवाद इस्लाम धर्म के ही अंदर एक सुधारवादी आंदोलन था, जिसे जिसे सूफी संतों के द्वारा प्रचार प्रसार किया गया था। और जो सूफी संत इसका ग्रहण कर लेते थे, सदस्यता ग्रहण कर लेते थे, उन्हें मुरीद कहते थे। तो इतना डिटेल दोस्तों, ये क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं कि ये क्वेश्चन में चार चार क्वेश्चन, तीन तीन क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते जा रहे हैं। तो हम लोग का ये जो 50 का क्वेश्चन का जो सीरीज है ये इसी तरह चलता रहेगा, इसी तरह चलता रहेगा। और आप लोग को महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की सारी जानकारी यहाँ पर मिलती रहेगी। तो दोस्तों, आप लोग हमेशा इसके ग्लोबल क्लास में विजिट करते रहिएगा। और आप लोग को मेरी ये क्वेश्चन अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिएगा। क्वेश्चन नंबर 23, समर्थ राम दास किसके गुरु थे? समर्थ राम दास जो थे किसके गुरु थे? तो ये शिवाजी के गुरु थे। समर्थ रामदास किसके गुरु थे? ये शिवाजी के गुरु थे। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 24 देखेंगे। दो पत्रिकाओं नवजीवन तथा यंग इंडिया का संपादक किसने किया था? तो दो पत्रिकाओं नवजीवन और यंग इंडिया का संपादक किसने किया था? तो ये महात्मा गांधी जी ने किया था। महात्मा गांधी जी के द्वारा
एक और बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है, माय एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ। ये भी क्वेश्चन कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा गया था। ये पुस्तक किसने लिखी थी? तो ये भी महात्मा गांधी जी ने लिखी थी। नवजीवन भी महात्मा गांधी जी ने लिखी थी। यंग इंडिया भी महात्मा गांधी जी ने लिखी थी। और इनके द्वारा एक और क्वेश्चन, हिंद स्वराज। हिंद स्वराज भी महात्मा गांधी जी की ही रचना है। तो हम लोग यहाँ पर चार क्वेश्चन देख लिए, नवजीवन, यंग इंडिया, हिंद स्वराज, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, और एक और चीज आता है इसमें, हरिजन। हरिजन शब्द जो है, ये भी महात्मा गांधी जी की ही अ, कृति थी। अब हम लोग आगे की ओर देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 25 है, निम्नलिखित में से कौन सा जुड़वा नगर से नाम जाना जाता है? तो जुड़वा नगर हम लोग जानते हैं, जुड़वा नगर ये हैदराबाद और सिकंदराबाद को जुड़वा नगर बोला जाता है। और इसमें से एक और क्वेश्चन पूछता है, इसमें पूछ देता है कि हैदराबाद किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो हैदराबाद, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि मूसी नदी के किनारे बसा हुआ है। दोस्तों, इन दोनों दोनों शहरों के बीच बीच में ये मूसी नदी बहती है। हैदराबाद और सिकंदराबाद के बीच में, बीचों बीच में मूसी नदी बहती है, जो कि अभी हैदराबाद आंध्र प्रदेश तथा तेलंगाना की संयुक्त राजधानी है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 26 देखेंगे। छोटा नागपुर छोटा नागपुर किस राज्य का भाग है? छोटा नागपुर किस राज्य का भाग है? तो ये झारखंड का भाग है। छोटा नागपुर जो है, छोटा नागपुर की पहाड़ियाँ जो है, ये झारखंड में स्थित है। और अब हम लोग आगे की ओर देखेंगे। सोन नदी का स्रोत कौन सा है? दोस्तों, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। ये आरआरबी एनटीपीसी, आरआरबी एनटीपीसी, और जो 2016 में क्वेश्चन, आई थिंक 2016 में परीक्षा ली गई थी, उसमें भी कितना बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। और बहुत प्रकार के बिहार दरोगा और प्रीवियस ईयर में आप क्वेश्चन उठाकर देखेंगे, तो ये क्वेश्चन कितना बार पूछा गया है। सोन नदी का स्रोत जो कि अमरकंटक है, अमरकंटक है। और अमरकंटक से ही, अमरकंटक की जो पहाड़ी है उससे दो नदियां निकलती है। एक सोन नदी निकलती है और एक नर्मदा नदी निकलती है। और दोस्तों, यहाँ पर सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि दोनों की दिशाएं अलग अलग, सोन नदी की और नर्मदा नदी की, दोनों की दिशाएं अलग अलग दिशा से निकलती है। अमरकंटक में अलग अलग दिशा की ओर बहती है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे 28। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रवाल द्वीप है? निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रवाल द्वीप है? तो प्रवाल द्वीप, लक्षद्वीप को प्रवाल द्वीप जाना जाता है। लक्षद्वीप को ही प्रवाल द्वीप जाना जाता है। लक्षद्वीप भारत में 32 किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ ये प्रवाल द्वीप है। और ये एक भारत का केंद्र शासित राज्य है। यह भारत का लक्षद्वीप एक केंद्र शासित राज्य है। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग आगे की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 है, बादल फटना निम्नलिखित में से किस प्रदेश में होता है? तो बादल का फटना हिमालय मैदान में होता है। ये बादल फटना जो घटना है, ये हिमालय की मैदान में होती है। क्वेश्चन नंबर 30 देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है या प्रवाहित होती है? तो जो ये बेतवा नदी है, जो दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है। हिमालय का पर्वत पदीय क्षेत्र किस नाम से जाना जाता है? क्वेश्चन नंबर 31 जो है, हिमालय का पर्वत पदीय क्षेत्र किस नाम से जाना जाता है? तो हिमालय का पर्वत क्षेत्र, पदीय क्षेत्र, इसको तराई के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 32 हम लोग देखेंगे। निम्नलिखित राज्यों में से किसमें फसलों के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र है? निम्नलिखित राज्यों में से किसमें फसलों के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र है? तो ये बिहार राज्य में है। ये बिहार राज्य जो है, बिहार राज्य में है। हम लोग नेक्स्ट देखेंगे। 2011 की जनगणना में निम्नलिखित राज्यों में से कौन सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य था? 2011 की जनगणना हुई थी। और इसे एक और क्वेश्चन पूछता है दोस्तों, हम लोग के देश में पूछता है कि हमारे देश में जनगणना कितने वर्षों के अंतराल पर होती है? तो ये 10-10 वर्षों के अंतराल पर होती है। तो ये 2011 की जनगणना हुई। तो हालांकि इसका 2021 में हो जाना चाहिए था, लेकिन अभी नहीं हो पाया है। और 2011 से पहले 2001 में भी जनगणना किया गया था। और इस क्वेश्चन का सही जवाब है, 2011 की जनगणना में निम्नलिखित राज्यों में से कौन सबसे अधिक जनसंख्या वाला था? तो ये बिहार हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 है,
आम्रवर्षा क्या है? आम्रवर्षा क्या है? तो दोस्तों ये टर्म देखकर हम लोग कंफ्यूज नहीं होना है। आम्रवर्षा, ये देखिए ये सब कुछ जो ऑप्शन में दिए हुए हैं, ये हम लोगों को कंफ्यूज करने के लिए दिए गए हैं। आम्रवर्षा क्या है? तो आम्रवर्षा जो है पश्चिम बंगाल में मार्च अप्रैल में होने वाली वर्षा को आम्रवर्षा कहते हैं। ठीक है, ये आमों की बौछार, इसमें आम्र वर्षा का मतलब ये नहीं हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल में मार्च अप्रैल में होने वाली वर्षा को हम लोग आम्र वर्षा कहते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, निम्नलिखित चीनी यात्रियों में से कौन हर्षवर्धन के राजकाल में आया था? निम्नलिखित चीनी यात्रियों में से कौन हर्षवर्धन के राज भारत आए? तो हर्षवर्धन के राजकाल में हम देखे हैं, तो इसके हर्षवर्धन के राजकाल में ये वेनसांग आया। वेनसांग जो था ये चीनी यात्री था। वेनसांग एक चीनी यात्री था। ठीक है, अब हम लोग 36 नंबर देखेंगे, किस गुप्त शासकों ने शकों को पराजित किया और इस कारण शाकाहारी कहलाया? किस गुप्त शासक ने शकों को पराजित किया और इस कारण शाकाहारी कहलाया? तो दोस्तों इसका सही जवाब है चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय ने ही शकों पर विजय प्राप्त किया तथा इसके उपलक्ष्य में उन्होंने एक चांदी के सिक्के भी चलवाए थे। जब इन्होंने शकों को पराजित किया था, तो इन्होंने उसके उपलक्ष्य में एक चांदी के सिक्के भी चलवाए थे। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, थानेश्वर राजधानी थी। थानेश्वर जो राजधानी थी, ये किसकी राजधानी थी? ये सब वंशों के नाम दिए गए हैं, प्रवर्ती गुप्त, मौर्यों की, पालों की, वर्धनों की। तो इसका सही जवाब हम लोग का हो जाएगा वर्धनों की राजधानी थानेश्वर थी। वर्धनों की राजधानी थानेश्वर थी। और वर्धन जो होते इन्हीं को पुष्यभूति वंश भी कहा जाता था। तो वर्धन वंश पूछे या पुष्यभूति वंश पूछे, इसमें हम लोग को कंफ्यूज नहीं होना था। वर्धन वंश और पुष्यभूति वंश, इसका संस्थापक पुष्यभूति था और इसकी राजधानी थानेश्वर थी, जो कि अभी हरियाणा के अंबाले अंबाला जो डिस्ट्रिक्ट है उसमें है। ठीक है, बाद में हर्षवर्धन ने शशांक को पराजित करके कनौज को अपनी राजधानी बनाई थी, लेकिन पहले इन लोग की राजधानी वर्धनों की थानेश्वर ही थी। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग नेक्स्ट देखेंगे 38 नंबर, सिंध पर सफल आक्रमण करने वाला प्रथम अरब कौन था? सिंध पर सफल आक्रमण करने वाला प्रथम अरब कौन था? तो ये मोहम्मद बिन कासिम था। सिंध पर सफल आक्रमण करने वाला प्रथम अरब कौन था? तो मोहम्मद बिन कासिम था। अब क्वेश्चन नंबर 39 देखेंगे, रजिया सुल्तान किसकी पुत्री थी? तो रजिया सुल्तान जो थी, ये किसकी पुत्री थी? तो ये इल्तुतमिश की पुत्री थी। रजिया सुल्तान किसकी पुत्री थी? इल्तुतमिश की पुत्री थी, जो कि ये गुलाम वंश की शासिका थी। रजिया सुल्तान जो गुलाम वंश की थी, गुलाम वंश से संबंधित थी। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक था। गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था। ठीक है, और रजिया सुल्तान जो थी ये इल्तुतमिश की पुत्री थी। और ये इल्तुतमिश जो था ये कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद था। दोस्तों ये इसमें से 3 क्वेश्चन बन गए। गुलाम वंश का स्थापना किसने की थी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। रजिया सुल्तान किसकी पुत्री थी? तो इल्तुतमिश की पुत्री थी। ठीक है, और इल्तुतमिश जो था ये कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद था। क्वेश्चन नंबर 40, सुलह कुल की नीति किसके द्वारा अपनाई की गई थी? सुलह कुल की नीति किसके द्वारा अपनाई गई थी? तो सुलह कुल की नीति अकबर के द्वारा अपनाई गई थी। क्वेश्चन नंबर 40 का बी हो जाएगा। सुलह कुल की नीति मुगल सम्राट अकबर के द्वारा अपनाई गई थी, जिसका लक्ष्य विश्व शांति था। ये सुलह कुल की नीति जो थी, इसका लक्ष्य विश्व शांति था। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट के शासनकाल में प्रसिद्ध मयूर सिंहासन बनवाया गया? निम्नलिखित में से किस निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट के शासनकाल में प्रसिद्ध मयूर सिंहासन बनवाया गया था? तो ये इसका आंसर शाहजहां हो जाएगा। मयूर सिंहासन जो है ये कितने बार बहुत सारे प्रतियोगी परीक्षाओं में क्वेश्चन को पूछा गया है। आप लोग किसी भी एग्जाम का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन उठाइएगा और देखिएगा कि ये क्वेश्चन जितने भी हमने क्वेश्चन पीछे कराए हैं,
या ये जो क्वेश्चन करा रहे हैं ये कई बार भर्ती की परीक्षा में, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 42 देखेंगे। मुगल सम्राटों में किसने आलमगीर की उपाधि धारण की थी? तो मुगल सम्राटों में औरंगजेब जो था, जिसको आलमगीर की उपाधि धारण कराया गया था, ये आलमगीर की उपाधि धारण की थी औरंगजेब ने। ब्रिटिश ब्रिटिश काल में भारत में हिंदू विधवा पुनर्विवाह कानून का श्रेय किसे दिया जाता है? ब्रिटिश काल में जो था हिंदू विधवा पुनर्विवाह, पहले जो था ब्रिटिश काल में हिंदू हिंदू में जो महिलाएं विधवा हो जाती थी, उनके लिए कोई कानून नहीं था। जब उनका पति मर जाता था, तो वो पति के साथ ही चिता पर उन लोगों को सुला दिया जाता था। और इस नृशंसकार के नृशंस विविध विभक्त जिसको बोला जाएगा, ये एक अपने आप में बहुत ही खराब प्रचलन था। और इस प्रचलन को हिंदू विधवा पुनर्विवाह के द्वारा दूर किया गया, और इसका संपूर्ण जो श्रेय है ये ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी को दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 44 है, रविंद्रनाथ टैगोर को किसके लिए नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था? रविंद्रनाथ टैगोर जी को रविंद्रनाथ टैगोर जी को किसके लिए नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया गया था? तो ये 44 क्वेश्चन का जो है, गीतांजलि के लिए इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया। और ये साहित्य के क्षेत्र में सबसे पहले बार नोबेल पुरस्कार इनको दिया गया था, रविंद्रनाथ टैगोर जी को। और इन्होंने 1913 ईस्वी में, अगर देखिए यहाँ पर दो तीन क्वेश्चन बन रहे हैं कि रविंद्रनाथ टैगोर जी को नोबेल पुरस्कार कब मिला था? तो 1913 ईस्वी में मिला था। और किस क्षेत्र में मिला था? तो साहित्य के क्षेत्र में मिला था। और वो कौन सी कृति के लिए मिला था? तो गीतांजलि के लिए मिला। तो दोस्तों यहाँ पर हम लोग देखें कि यहाँ पर तीन तीन चार चार क्वेश्चन यहाँ पर बन गए। और ये क्वेश्चन सारे पूछते हैं दोस्तों, आप लोग देखिए ये क्वेश्चन कितने आप अपने आप में महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 45 को हम लोग देखेंगे। सह्याद्री श्रेणी का अन्य नाम क्या है? सह्याद्री श्रेणी जो है, इसका अन्य नाम है पश्चिमी घाट है। ये सह्याद्री श्रेणी जो है, ये इसको पश्चिमी घाट में बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 46, निम्नलिखित में से कौन सी बिहार की खरीफ फसल है? तो दोस्तों हम लोग देखते हैं फसलें तीन प्रकार की होती हैं, रबी फसल, खरीफ फसल और जायद फसल। तो यहाँ पर पूछा गया है बिहार की खरीफ फसल कौन सी है? तो बिहार की खरीफ फसल, जो कि ये बिहार का महत्वपूर्ण फसल भी है, ये धान को बोला जाता है। क्योंकि गेहूं जो हो गया ये रबी फसल हो गया, चना भी हो गया रबी हो गया, और जौ भी हो गया ये रबी फसल में भी गिना जाता है। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग आगे देखेंगे, 47 नंबर देखेंगे। थार क्षेत्र निम्नलिखित में से किस राज्य में विस्तृत है? थार क्षेत्र निम्नलिखित में से किस राज्य में विस्तृत है? तो थार क्षेत्र जो है ये राजस्थान में विस्तृत है। थार क्षेत्र जो है ये राजस्थान में विस्तृत है। और यह भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल है। थार जो है ये भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल है। लेकिन अगर विश्व में हम लोग देखेंगे, तो थार ये विश्व का 17वां सबसे बड़ा मरुस्थल है, जो कि 3,20,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। ये कितने क्षेत्र में फैला हुआ है? 3,20,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। कहाँ पर स्थित है? तो राजस्थान में स्थित है। और भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो ये थार मरुस्थल हो गया। तो यहाँ भी बहुत सारा क्वेश्चन बन गया दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 48 देखेंगे। रानीगंज किसके लिए जाना जाता है? रानीगंज जो है ये किसके लिए जाना जाता है? तो रानीगंज ये कोयला निक्षेप के लिए जाना जाता है। रानीगंज जो है ये कोयला निक्षेप के लिए जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 49, निम्नलिखित में से कौन मुख्य मसाला उत्पादक है? निम्नलिखित में से कौन मुख्य मसाला उत्पादक है? तो निम्नलिखित में से जो मुख्य मसाला उत्पादक हो गया, ये मालाबार तट हो गया। मालाबार तट जो है ये मुख्य मसाला क्षेत्र हो गया, जो गोवा से कन्याकुमारी के एक सक्रिय पट्टी है, जिसमें कौन कौन से राज्य आते हैं? तो कर्नाटक आते हैं, केरल आते हैं और तमिलनाडु, ये सब मालाबार तट में आता है। ठीक है। अब आज के इस सीरीज का अंतिम क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50 जो है, भारत में फसल के प्रकार को निर्धारित किया गया है। भारत में फसल के प्रकार को निर्धारित कैसे किया गया है? तो ये वर्षा के परिमाण तथा तापक्रम द्वारा
किया गया है। भारत में फसल का प्रकार किस प्रकार निर्धारित किया गया है? तो ये वर्षा के परिमाण तथा तापक्रम द्वारा किया गया है। तो आज का सेशन दोस्तों आप लोग को कैसा लगा? आप लोग का जो सेशन हमारा अगर अच्छा लगा तो आप मेरे चैनल इसके ग्लोबल क्लास को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। यहाँ पर ऐसे ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन की जानकारी देती रही जाएगी और डिटेल एनालिसिस इसका किया जाएगा। और यहाँ पर इस चैनल पर बहुत तुरंत ही मतलब बहुत जल्द ही मैं करंट अफेयर की सीरीज लाऊंगा और करंट अफेयर के साथ साथ मैथ की भी सीरीज आएगी और मैथ की सीरीज के साथ ये रीजनिंग की भी सीरीज आएगी। ठीक है, तो ये सारी सीरीज यहाँ पर आते रहेगी। ठीक है, तो दोस्तों